Determine the maximum acceleration of a train in which a box lying on its floors will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं ना? तो थोड़ा विजुलाइज करते हैं. क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एस्केलेशन ऑफ अ ट्रेन. ट्रेन की बात कर रहा है. सो वी हैव अ ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर. ये ट्रेन का डिब्बा है, उसमें ये बॉक्स रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा है, मीन्स के ट्रेन के फर्श पे रखा हुआ है. और वो बोल रहा है विच इन ट्रेन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी. और ये स्टेशनरी रहता है, इधर उधर हिलता नहीं है जब ट्रेन चलती है. गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मोशन तो है नहीं, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज स्टैटिक. तो इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज़ 0.15. तो मीन्स यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है. अब क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑफ ट्रेन. अब ट्रेन पहले खड़ी हुई थी, अब ट्रेन चलने लगी, मीन्स चलने लगी मीन्स स्पीड वेरी हुई. तो किस एक्सलरेशन, मैक्सिमम एक्सलरेशन वो ले सकती है? आपने देखो ना, सडनली स्पीड बढ़ा दो आप पीछे को गिरते हो. ये सीखा था हमने, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत होता है, राइट. आपके पैर नीचे रह जाते हैं, आपकी बॉडी पीछे चली जाती है. इस केस में ये ह्यूमन नहीं है, एक पूरी फिक्स बॉडी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं. दैट मीन्स यदि मैंने ज़्यादा तेज किया तो ये हो सकता है पीछे जाएगी. पीछे क्यों जाएगी? वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉडी एंड द फ्लोर, राइट. दैट इज डिपेंड ऑन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो पूछा व्हाट इज़ दैट मैक्सिमम एस्केलेशन, वो बताओ. सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं. सपोज़ ये बॉडी है, इसका मास m है, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा mg, रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा r. एस्केलेशन इस डायरेक्शन में है तो ये पीछे को जाएगी. भाई डिब्बा आगे को जाएगा तो ये बॉर्ड्स यदि स्लिप होगा तो पीछे को जाएगा. यदि ये पीछे को जाता तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या इसका ऑपोजिट लगेगा. तो कितनी वैल्यू होगी? म्यू आर. कितनी होगी? म्यू आर, क्योंकि आर रिएक्शन है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एस, हम बहुत बार म्यू एस ना लिख के म्यू आर लिख देते हैं, बार बार एस लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है. क्लियर है? ओके. दैट मीन्स मेरा एस्केलेशन यदि इस डायरेक्शन में गया, यदि व्हीकल, मेरा व्हीकल मतलब इस केस में ट्रेन, यदि मैं लेफ्ट में तेज़ी से एस्केलेट हुई, तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ी, तो डिब्बे को, इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. और वो कितना लगेगा? यदि इसका m मास है तो ए एस्केलेशन इस डायरेक्शन में है, तो डिब्बे बॉक्स पे राइट डायरेक्शन में लगेगा. तो अब यदि ये बैलेंस रखना है तो हमको चार फोर्स हैं, चारों बैलेंस रखने हैं, तभी तो ये स्किड नहीं करेगा. दैट इज़ व्हाट इज सेइंग कि द बॉक्स लाइंग ऑन इस फ्लोर रिमेन स्टेशनरी. हमको वो मैक्सिमम एस्केलेशन बताना है. अब देखो सब कुछ तो दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू भी दी हुई है, राइट, सब कुछ दिया हुआ है, बैलेंस कर लो. सो वी विल राइट दिस. सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस वी कैन से दैट एम ए जो मास ऑफ एस्केलेशन ये है, राइट साइड इज इक्वल टू ऑलवेज इट शुड बी लेस देन म्यू आर. म्यू आर से कम हो चाहिए, या तो बराबर हो या उससे हो, तो हम बराबर ही बोल देते हैं. ओके. तो वी कैन से आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू एम जी, ये बैलेंस्ड है तो म्यू आर एम जी हो गया. ठीक. एम इधर से काट दो तो हमें क्या मिला? दोनों तरफ से एम काट देते हैं. तो एस्केलेशन कितना मिल गया? एस्केलेशन इज शुड बी लेस देन इज इक्वल टू म्यू जी. म्यू कितना दिया? 0.15. तो वी कैन से 0.15 जी. जी की वैल्यू आपको मालूम होता है, नॉर्मली 10 होता है या 9.8, वट एवर यू वांट यू कैन राइट. लेट्स से 10 मल्टीप्लाई करो 10 से, ए इज इक्वल टू ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5. सारी यूनिट के, क्योंकि सब चीज़ की यूनिट हमको स्टैंडर्ड में रहती हैं तो हम ऐसा नहीं छोड़ सकते एस्केलेशन. तो वी हैव टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एस्केलेशन. वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी विल से द एस्केलेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम इज इक्वल टू इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि एस्केलेशन इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो. मैक्सिमम वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उस केस में क्या होगा? ये हमारा बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द वैगन विल रिमेन स्टेशनरी. कोई स्कीडिंग नहीं होगी. क्लियर?